अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं असल बात। प्रोग्राम में खुशामदीद आपको कहते हैं। इलेक्शंस की तैयारी जारी है, लेकिन डिस्कशंस ये भी चलती आई हैं अब तक, आज तक की तारीख पे भी, कि आया इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं। और जवाब ये मिलता है कि 8 तारीख को इलेक्शन जब होंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन इस डाउट को मज़ीद जो तक़वियत दी है वो सेनेट के उस करारदाद ने दी है, जो कि जुम्मे के रोज़ 11 साढ़े 11 बजे पेश की गई, जब सिर्फ 10-15 सेनेटर्स वहाँ पे मौजूद थे। और चेयरमैन सेनेट ने उसको मंजूर भी कर दिया, कोरम की निशानदेही भी किसी ने नहीं की। और उसके बाद फिर एक नई बहस स्टार्ट होगी कि अगर सेनेट अपर हाउस ये करारदाद पेश कर देता है और मंजूर भी कर देता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज अर्ज्ड टू प्रॉम्प्टली इंप्लीमेंट द पोस्टपोनमेंट and ensure that all necessary arrangements are in place to facilitate the smooth conduct of elections on the revised dates। यानी कि मुल्क में एक तो मौसम की वजूहत बताई गई कि सख्त मौसम है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। इस पर आज बात करेंगे पहले हाफ में, और पहले हाफ में हमारे साथ मौजूद होंगे सरवर बारी साहब, इसके अलावा इश्तियाक अहमद साहब वकील भी हैं, सियासतदान भी, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, सरदार अब्दुल रहमान साहब जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से अब PMLN का हिस्सा है, पहले ये बाप का हिस्सा थे। और पहले हिस्से के बाद सेकंड हाफ में हम आज पोलियो के हवाले से डिस्कशन करेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया बाजोड़ में, 5 पुलिस एहलकार मारे गए हैं और 5 इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं, सीरियस कंडीशन में है। ये पुलिस एहलकार पोलियो टीम को सिक्योरिटी फराहम कर रहे थे। सरदार साहब, आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहूँगा। सेनेटर दिलावर साहब कहते हैं कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि मैंने किसी के कहने पे करारदाद पेश की है, वो तो गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तकरीबन 1-2 हफ्ते एक्सटेंसिव डिस्कशन की बाप पार्टी से, और उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचे और फिर मैंने सेनेट में ये करारदाद पेश की है। तो क्या बाप पार्टी भी चाह रही है कि इलेक्शंस पोस्टपोन हो? मुझे तो पता नहीं है, शुक्रिया भट्टी साहब। मुझे तो इल्म नहीं है कि बाप पार्टी की तो क्या पोजीशन है, क्योंकि मैं अभी मुस्लिम लीग का हिस्सा हूँ और मैंने बाप पार्टी से अपनी राय जुदा कर ली है। तो शायद उनकी डिस्कशन हुई हो, ये उनका और बिलावल का आपस का मसला है। बहरहाल मुझे लगता है कि लेकिन आप रिसेंटली जुदा हुए ना, तो अभी आपके ताल्लुकात तो वैसे होंगे, सलाम दुआ भी होती है, कोई मैसेज कन्वे होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टेलीफोन पे तो ये ताल्लुकात तो बिल्कुल हैं, लेकिन सियासी तौर पे वो कोई मशवरा हमसे न करते हैं, ना हम उनसे कोई मशवरा करते हैं। लेकिन देखिए, बात ये है कि इलेक्शन तो होने ही होने हैं ना। अगर वो पोस्टपोन करेंगे या आगे ले जाएंगे, उससे क्या फायदा, किसी को क्या फायदा होने लगा? मुझे नहीं समझ आती कि ये निगरान हुकूमतें ना कोई ऐसी इकदाम या पॉलिसियां कर सकते हैं कि जिससे अगली आपकी मईशत दुरुस्त हो और आपका मुल्क तरक्की के रास्ते गामजन हो। जब तक कि जमहूरी निज़ाम कायम नहीं होता है और जमहूरियत निगरान हुकूमत नहीं होती है, बल्कि बाज़ाब्ता इलेक्शन के जरिए जो हुकूमतें आती हैं, वो मेरा ख्याल है कि इनको मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत को देख के शायद ये इनको परेशानी लाक हो, ये और वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, तो शायद हम आगे पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ कि जितना अगर इलेक्शन डिले होगा तो मियां नवाज शरीफ की पोजीशन उतनी ही मजबूत होती जाएगी। यानी कि इलेक्शन का डिले होना आपके फायदे में है? जी, हमारे फायदे में है, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि इलेक्शन आगे चला जाए, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के एक इदारा है जिसकी हर एक इंसान आइन के साथ कदर करता है, और उसका एक फैसला है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उसके फैसले को रद्द करना या उसको पीछे ले जाना कोई अच्छी रिवायत नहीं है। इससे बहुत सारी चीजें जन्म लेंगी। लेकिन जो आपने बाप पार्टी का कहा है, क्योंकि बाप पार्टी का चेयरमैन सेनेट बैठा हुआ है, जी। तो उसकी मार्च में क्या कहते हैं, मियाद खत्म हो रही है। डिप्टी चेयरमैन की मियाद खत्म हो रही है। सदर पाकिस्तान की मियाद खत्म हो चुकी है। जब तक कि मुंतखब हुकूमत नहीं आती तो ये सदर साहब बर्जमान रहेंगे, जिनके ताल्लुक ही PTI से है। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरी जितनी जल्द मुमकिन हो, जमहूरियत इस मुल्क की जरूरत है। जमहूरियत कायम होगी तो तमाम जो बाकी मामलात हैं वो तय हो जाएंगे। बाकी लॉ एंड ऑर्डर हमारी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हैं कि कुचल दें उन अनासर को जो इस मुल्क की बका के दुश्मन है, जो इस मुल्क की सालमियत के दुश्मन है, और कुचल रही हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों के नजराने दे के, अपने खून से लकीरें खींच के ये फर्ज निभा रहे हैं। मुल्क की सरहदों की हिफाजत,
और ये जो तमाम दहशतगर्द अनासर हैं, इंशाअल्लाह इनको कुचल दिया जाएगा और इनका नामो निशान मिट जाएगा ठीक है और जी, मुल्क के तरक्की और खुशहाली की राह पे गामजन होगा। पॉइंट टेकन जी। इश्तियाक साहब, अच्छा ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में सेनेट में जुम्मे के रोज़ करारदाद पेश की गई कि इलेक्शंस पोस्टपोन किए जाएं, उसमें रीजंस बताई गई कि अमन अमला की सूरत हाल बेहतर नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास इनफ स्पेस नहीं है कि वो अच्छे तरीके से खुल के मैदान में अपनी कैंपेन जारी रख सकें। तो उस एप्लीकेशन में ये कहा गया कि चेयरमैन सेनेट और वो सेनेटर्स जो कि इस करारदाद को मंजूर करने में शामिल थे, उनके खिलाफ हाई ट्रीज़न का मुकदमा चलाने की दरख्वास्त की गई है। इसको आप कैसे देखते हैं कानूनी तौर पे? देखिए, जो हाई ट्रीजन है, आर्टिकल 6 कहता है कि कोई आइन को सबवर्ट करे, रोके, जेर इल्तवा में रखे, तो उस सूरत में हाई ट्रीजन का केस बनता है। अगर इसको इस एंगल से देखा जाए कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आइन पे अमल दरामद करते हुए आप 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे, वो इलेक्शन तो नहीं हो रहे। वो इलेक्शन अगर पोस्टपोन होते हैं तो इसका मतलब तो एक तरह से ये लिया जा सकता है कि ये उस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हाई ट्रीजन का लफ्ज ज्यादा सख्त है। ये कहना कि वो हाई ट्रीजन के मुर्तकब हो रहे हैं, ये तो कहा जा सकता है कि वो वायलेशन है, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन हाई ट्रीजन का लफ्ज ज्यादा सख्त है इस्तेमाल करना। लिहाजा ये तो दुरुस्त है कि आइन पर अमल दरामद होना चाहिए। वो अगर अगर उनको इस एंगल से देखा जाए कि वो कानून आइन के अमल दरामद की राह में रुकावट बन रहे हैं, तो फिर ये हाई ट्रीजन का मामला आता है। लेकिन ये जब आप कोर्ट में जाते हैं, आप उसका हाई ट्रीजन एक्ट है, अगर उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा होता है तो मुकदमे के बाद फिर कोर्ट ही एविडेंस इकट्ठा करके तो ये फैसला कर सकती है कि हाई ट्रीजन के मुर्तकब हुए हैं कि नहीं हुए। जी ठीक है। एलिगेशन है हमारे यहाँ लगाने की एक दौड़ सी लगी होती है, को एलिगेशन हम लगा देते हैं, कुछ भी ना हो तो हम कह देते हैं ये हाई ट्रीजन है। ठीक है जी, अलबत्ता पॉइंट ये टेकन है जी। कि हाँ। जी ठीक है। बारी साहब, जुमे के रोज़ सेनेट में करारदाद पेश की जाती है और उस वक्त तकरीबन नॉर्मली रूटीन में 11 साढ़े 11 बजे बाकी सेनेटर्स मैक्सिमम तादाद जा चुकी होती है और उस वक्त 14-15 सेनेटर्स वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे करारदाद पेश की गई, वो पास भी कर दी गई और सेनेटर साहब जिन्होंने पेश की, दिलावर साहब, वो कहते हैं कि मैंने बाप पार्टी को ऑन बोर्ड लिया था, उनसे डिस्कस करके मामला सामने लाया। तो आपको इसके ताने बाने किससे मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं? इसके पीछे क्या सोच है और क्या मकासद आपको बज़ाहिर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं। पाकिस्तान की तारीख़ में जब भी किसी हुक्मरान जमात को इक़्तिदार से अलग किया गया है तो दोबारा उसको वापस आने का मौका अगले होने वाले इंतखाबात में नहीं मिला। या तो और बहुत बहुत दफ़ा ये हुआ है कि कोशिश की गई कि वो पार्टी दोबारा बरसे इक़्तिदार ना आए। उसके बाद आप देखिए 90 में बेनज़ीर को निकाल दिया गया, इंतखाबात होते हैं और उसके बाद नवाज शरीफ साहब आते हैं, फिर उनको निकाल दिया जाता है। तो फिर 93 में दोबारा बेनज़ीर भुट्टो को लेके आ जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। 97 में नवाज शरीफ को दोबारा निकाल दिया जाता है और मुसलसल ये एक चीज़ हमें बार बार नज़र आती है कि जिसको निकाला उसको वापस नहीं आने दिया और मैनेज कर लिया उसको अगले इलेक्शन में हराने के लिए। लेकिन अभी जो मामला है, जिन ताकतों ने पीटीआई को इक़्तिदार से फ़ारिग किया, ज़ाहिर है वो अब नहीं चाहेंगे कि दोबारा वो बरसे इक़्तिदार आए। तो अब बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात थे, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ख़त्म हो चुकी थी, उसके इंतखाबात थे। फिर नवंबर में इंतखाबात हो जाने चाहिए थे क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि नॉट लेटर दैन 90 डेज़। नवंबर में जनरल इंतखाबात नहीं हुए और फिर तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर, चाहे वो मद्दनशुमारी का मसला हो या डीलिमिटेशन हो। उसके बाद डीलिमिटेशन के मराहल भी जिस तरह निपटाए गए वो भी सबके सामने है। तो अभी भी लगता ये है कि जो पॉपुलैरिटी गैप है बिटवीन द मोस्ट पॉपुलर एंड दी फेवरेबल पार्टी यानी कि पीडीएम की कोलिशन पार्टियां, उनके दरमियान अभी जो पॉपुलैरिटी गैप है वो अनमैनेजेबल है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि इंतखाबात में इल्तवा लाया जाए। और ये जो दो बुनियादी जो है वो फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं रेजोल्यूशन में,
एक सर्दियों का मसला कि बहुत शदीद सर्दी हो गई, और दूसरा है कि जी टेररिज्म लॉ है एंड और ऑर्डर उसकी जी। वजह से इफेक्टिवली लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन दोनों ग्राउंड्स को अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के 4 इंतखाबात, जनरल इंतखाबात जो हैं वो सर्दियों के शदीद मौसम में हुए थे। 1970 का पहला इंतखाब दिसंबर में हुआ था। फिर जो 2008 में इंतखाबात हुए वो भी फरवरी में हुए थे, 18 फरवरी को हुए थे। तो बहुत सारे इंतखाबात सर्दियों में हुए हैं, और हमें अगर हम सर्द इलाकों का टर्न आउट देखें पिछले 8 या 9 इलेक्शंस में, तो हमें कोई ख़ास पैटर्न नज़र नहीं आता कि जो इंतखाबात सर्दियों में हुए उनमें वोटर्स टर्न आउट कम था, और जो इंतखाबात गर्मी में हुए वहाँ टर्न आउट ज़्यादा था। कोई वो ऐसा ऐसा ट्रेंड उसमें नहीं निकल के आता। मैंने एक एक जो चित्राल, स्वात, दीर, बुनेर, शांगला, इन सबके जो है टर्न आउट निकाल के देखे हैं, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। जी दूसरी बात, टेररिज्म बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर को शहीद किया गया, और इंतखाबात होने थे जनवरी में, वो जनवरी पोस्टपोन की हो गए। बजाय 18 फरवरी को हो गए, और फरवरी का महीना भी सर्दी का महीना होता है। तीसरी बात ये है कि जो जो रेजोल्यूशन में कहा गया, या मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं कि टेररिज्म का मसला है, तो कोई पूछता नहीं है उनसे कि ये बताइए कि जब मौसम बेहतर हो जाता है, यानी मॉडरेट हो जाता है, तो जी दहशतगर्दी बढ़ जाती है, कम नहीं होती। हम्म क्योंकि शदीद सर्दी में दहशतगर्दी का मामला जरा थम जाता है। ये थ्रू आउट हमने देखा है 2001 से लेकर अब तक। तो एक तो ये, क्या 2-3 माह में दहशतगर्दी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? और दूसरा ये कि क्या वोटर टर्नआउट तो वही रहना है जो रहना है, लेकिन ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि टर्नआउट को बेहतर करने के लिए जो सहूलियात हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको बेहतर करे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे। अब जो ये जो सारी चीज़ें हैं वो तो करने को तैयार नहीं है, लेकिन असल बुनियादी वजह डिले करवाने के पीछे जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि पीडीएम को दोबारा से मुनज़्ज़म किया जाए, सीट एडजस्टमेंट हो जाए, और ताकि वो मिलकर इलेक्शन लड़ सकें पीटीआई के खिलाफ। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि शायद ये हासिल होना मुश्किल है, इसलिए इसको डिले किया जाए। ठीक है जी। प्रोग्राम जारी रहेगा और यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ फैक्ट्स रखेंगे 2018 के इलेक्शंस से पहले और उस दौरान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी रही और कौन सी बड़ी सियासी शख्सियात हैं जो कि बॉम्ब ब्लास्ट की नज़र भी होगी और उनको अपनी जान से याद होना पड़ा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। 13 जुलाई को बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में 2018 के इलेक्शन से पहले की बात हो रही है। पेशावर में हारून बिलोर के जलसे में होने वाले बम धमाके के बारे में आपको बताएं कि 128 अफराद मस्तूंग में मारे गए थे और एएनपी रहनुमा हारून बिलोर पे हमला हुआ था। जलसा 10 जुलाई को अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों ने तरतीब दिया था, जिसमें सूबाई असम्बली के उम्मीदवार बशीर बिलोर के बेटे हारून बिलोर जो थे साहबजादे, उन समेत 20 अफराद जहाँ भग हो गए थे, 48 ज़ख्मी हुए थे। इसके अलावा फिर मस्तूंग के बाद पीटीआई के इकराम उल्ला गंडापुर थे, वो जहाँ भग हो गए। इंतखाबात से 2 रोज़ कबल 22 जुलाई का यह वाक़या है कि डेरा इस्माइल ख़ान में खुदकुश हमला हुआ था। फिर जेलम में पीटीआई के रहनुमा कत्ल कर दिए गए थे 19 नवंबर को, जबकि साबिक रुकन असम्बली अली रज़ा आबदी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक रुकन थे और मुतहरिक जवान साल सियासी रहनुमा अली रज़ा आबदी को मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने 25 दिसंबर को कराची में उनके घर के दरवाजे पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। लाइकवाइज एबटाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी कत्ल कर दिए गए थे। ये वो बड़े इंसिडेंट्स हैं, अफसोसनाक वाक़यात हैं जो कि 2018 के इलेक्शन से पहले पेश आए थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सरदार अब्दुल रहमान साहब, बलूचिस्तान की सूरत हाल कैसी है? 2018 के वाक़यात मैंने मेंशन कर दिए, इस वक्त वहाँ की सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं और आया जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप हमारे साथ हैं सरदार साहब? बारी साहब, मैं आपसे जान लेता हूँ, आप क्या समझते हैं अमूमी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में जो कैंडिडेट्स कैंपेन्स के लिए बाहर निकल रहे हैं अपने हलकों में, वो आया आज़ादाना तौर पे निकल रहे हैं? उनको ये खौफ या डर है कि खुदा न खासा दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आ सकते हैं? देखिए, ये फियर और एक फियर फैक्टर तो मौजूद है, लेकिन मामला ये है कि क्या इसकी वजह से इंतखाबात में इल्तवा किया जाए, तो जाहिर है इसका जो एक मैसेज हम दे रहे होंगे कि हम डर गए हैं दहशत गर्दों से,
और उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उनकी कार्रवाइयाँ भी बढ़ जाएंगी। इसलिए बुनियादी बात तो ये है कि इंतखाबात 2008 में भी हुए, जब बहुत स्वात में जो है वर्चुअली जो है वो टीटीपी का कब्जा था, तालिबान का वहाँ कब्जा था। और 2009 में आपको पता है अप्रैल में फिर बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें कोई लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा था। इसी तरह साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में भी हुए। तो बुनियादी बात तो जो है कि सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका जो एडवांस सिस्टम है प्रिडिक्ट करने का, एंटिसिपेट करने का और फिर उसको रोकने का, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और इंतखाबात तो ईरान और इराक की जंग के दौरान में भी ईरान में इंतखाबात होते रहे, सेकेंड वर्ल्ड वार में जंग के बावजूद इंतखाबात होते रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये वजह नहीं है। गालिबन इंतखाबात इल्तवाक में लाने से क्या, जैसे मैंने पहले कहा कि क्या मार्च अप्रैल में दहशत गर्दी कम हो जाएगी या जाके समर में और ज़्यादा कम हो जाती है, तो ऐसा कोई शवाहद नहीं है। बल्कि ये हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि माजी में ज़्यादातर दहशत गर्दी शदीद सर्दी में कम होती रही है और जो ही मॉडरेट स्प्रिंग वेदर का में मौसम ज़्यादा आता हुई है। है बढ़ जाती है जी। तो ठीक है। इसलिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि गो के ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात थे, लेकिन तमाम पार्टियों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और बाद में गवर्नमेंट भी बनी। और उससे पहले भी 2008 से लेकर उसके बाद की बात है 2002 के भी इंतखाबात हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये वजूहात नहीं है, वजह बुनियादी तौर पर वही है जो मैंने पहले अर्ज की है ठीक कि है। जो अनमैनेजेबल गैप है वो मसला बना हुआ है। ठीक है जी। इस तरह साहब बताइएगा, बलूचिस्तान में सूरत हाल क्या अमन अमान की, क्या कैंपेन कैंडिडेट्स खुल के कर रहे हैं, उनको कोई खौफ है या फिर सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं? और अगर खौफ या डर वोटर्स में या इलेक्टेबल्स में या फिर जो पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं उनमें है, तो वो क्या खौफ है, उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है कैंपेन्स में? भट्टी साहब इधर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है बलूचिस्तान में। ठीक है। अभी इस वक्त मैं अगर काश मैं लाइव होता तो आपको दिखाता कि छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ खड़े हैं और बिल्कुल ही इंटीरियर में मैं अपने इलाके की कैंपेन चला रहा हूँ। ठीक है। आप हैरान होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आप कह सकें कि अमन अमान का सरदार कोई साहब, आप प्रॉब्लम। एग्जैक्टली किस इलाके में इस वक्त? मैं इस बारखान में हूँ, अपने हल्का इंतखाब में रकनी एरिया है, इंटीरियर है इसका, तो वहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और बहुत सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतजामिया इस हद तक कामयाब हैं कि यहाँ पे इस किस्म का किसी का जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कोई अमन अमान की सूरत हाल ठीक है। पैदा कर ठीक है। सके। अच्छा तो सरदार साहब, दूसरी एक जी। बात बती सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमेशा कहते हैं कि कोई भी बात होती है आर्टिकल 6 और हाई ट्रेजन और ये गद्दारी का जो है ना, हमेशा ये हर एक पर इल्जाम लगा देते हैं कि जी ये गद्दार है। अगर किसी ने आइन में मिसाल के तौर पर जैसे आप चेयरमैन सेनेट का कह रहे थे कि जी वो जो उसने दरख्वास्त गई है सेनेट के करारदाद के हवाले से, ये जी। देखें हमारे मियां नवाज शरीफ पर भी यही किस्म की कि जी बेटे से तनख्वाह ली है या नहीं ली है और ता उम्र ता हयात नाअहली। देखिए ये कोई इंसाफ नहीं है। ता हयात नाअहली या ये नाअहल करना, कत्ल सबसे संगीन जुर्म होता है, उसमें भी जो है ना या सजा मौत होती है या उम्र कैद का भी एक 25 साल होती है, उसकी भी एक लिमिट है। तो ये तो इस हद तक कि आप किसी से उसने अपने बेटे से तनख्वाह ली या ना ली तो वो उसमें सारी जिंदगी वो जिसकी ओढ़ना बिछना सियासत है। तो सरदार साहब, आप फिर 9 मई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो लीडरशिप रहनुमा इस वक्त कैद हैं या जिन पे केसेस चल रहे हैं, उनको भी माफी मिल जानी चाहिए? मुझे नहीं, 9 मई के सिलसिले में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा। 9 मई पाकिस्तान की सालमियत पर एक स्याह धब्बा है, स्याह दाग है। देखें जहां आपकी फोर्सेस आपके 15 किलोमीटर या 20 या 25 किलोमीटर पर आपका दुश्मन मुल्क शुरू हो रहा है, वहां पे अगर आप ये मैसेज देते हैं कि आप कोर कमांडर के घर में घुस के उसको आग लगाते हैं, उसकी वर्दी पहन लेते हैं, उसकी चीजें लूट लेते हैं, तो ये तो आप उस मुल्क को मैसेज दे रहे हैं कि आइए जी हॉट केक है और पाकिस्तान आप किसी तरीके से भी फतह कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उस यहाँ पे हाई ट्रीजन की बात हो सकती है, आर्टिकल 6 की बात हो सकती है, सजा मौत की बात हो सकती है कि आप अपनी मुल्क की
सालमियत और मुता को जो है ना दाग लगा रहे हैं और बेच रहे हैं। तो उनमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक ये एक चेयरमैन सेनेट ने अगर एक करारदाद पास की तो उसमें आप हाई ट्रीजन में जाएं, या उस हाई ट्रीजन मीन के डेथ सेंटेंस है उसकी, जी जी, तो ठीक। ये चीजें गलत हैं। या किसी पर मियां नवाज शरीफ पर गद्दारी का इल्जाम लगाना या बेटे से तनख्वाह ना लेना, ये चीजें जो है ना, ये चीजें अब खत्म होनी चाहिए। हमें ये काबिल जमहूरियत की माफ़ी। तरफ जाना चाहिए और इस मुल्क की तरक्की और माशी बेहतरी के लिए हमें इकदाम करने चाहिए। जी ठीक है। इश्ताक साहब, आप सियासतदान भी हैं, आप वकील भी हैं। मैंने पिछले हफ्ते अपने पैनलिस्ट से सवाल किया था कि आया इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो वो जवाब ये मिला था कि यकीनी तौर पे हो रहे हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, एक आम पाकिस्तानी की बात करते हैं, तो डिफरेंट तबकात में डिस्कशन तो होती है। और ख़ास तौर पे जब सेनेट में हम ये नहीं देखेंगे कि वो 4 सेनेटर्स थे, 10 थे, 15 थे। सेनेट एक बहुत बड़ा इदारा है, अपर हाउस है। जब सेनेट से ऐसी करारदाद मंजूर हो जाए तो फिर डेफिनेटली डाउट्स तो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे डाउट्स को ख़त्म करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी ज़ाती राय क्या है? जी जी। देखें, बात बड़ी वाज़ेह है। ये एक बात तो तय है, इलेक्शन वक्त पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि इलेक्शन की कोई वजह है जिसके बिना के ऊपर इलेक्शन नहीं वक्त पे हो सकते, तो फिर ये है कि ये जो इंटरिम सेटअप है इसको आप इतना लंबा नहीं खींच सकते ना। देखिए, हमारे यहाँ हम जब ये कहते हैं ना इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए, तो हम इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जहाँ पे खड़ा है और जो आलमी हालात हैं, जो हम पूरी दुनिया की जो सियासत तब्दील हो रही है, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। अब ये तो आए थे इलेक्शन करवाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल इसका ये अगर इसी को कंटिन्यू करना मुनासिब नहीं है, फिर इसका ये है कि अगर आपने नहीं इलेक्शन करवाने तो फिर कोई नेशनल गवर्नमेंट इस तरह की हो जिसमें तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी हो और वो इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाले, जो इस मुल्क के जो इश्यूज हैं उसको वो एड्रेस करे। जो पॉवर्टी का इशू है, जो महंगाई का इशू है, जो हमारे यहाँ जिस तरह की सिचुएशंस हैं, सिंध में देखें, किसी गैस का देखें, यूटिलिटीज का इश्यूज है, टैक्सेशन का इश्यूज है। जी क्वेश्चन ये है कि लोगों को रिलीफ कैसे मिले। ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हम इलेक्शन करवाने आए हैं, रिलीफ देना हमारी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। रिलीफ के लिए आपको इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए ताकि उनसे पूछ सके। तो फिर देयर मस्ट बी एन अनदर अल्टरनेटिव, कोई चीज लेके आए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि वो गवर्नमेंट ऐसी हो। आप कहते हैं जी ये गवर्नमेंट, फिर ये फिर नेशनल गवर्नमेंट, दूसरा फिर यही रह जाता है कि ठीक है जी, नेशनल गवर्नमेंट हो विद ऑल कंसेंसस ऑफ ऑल द पार्टी। पॉइंट टेकन। अच्छा इश्ताक साहब, इस बिल के हवाले से कानूनी तौर पे बताइएगा, इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है? अब यहाँ पे माजरत रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, करारदाद। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक लाइन आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज अर्ज्ड टू प्रॉम्प्टली इंप्लीमेंट द पोस्टपोनमेंट एंड इंश्योर दैट ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस फॉर टू फैसिलिटेट द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑन द रिवाइज्ड डेट। ये इस तरह की इंस्ट्रक्शंस काइंड ऑफ लेकिन जुमले देखें सेनेट दे इस सकती है सारी इलेक्शन चीजों कमीशन के ऑफ पाकिस्तान? इस सब के बावजूद अभी कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि आप इसको पोस्टपोन कर दें ना। कोई जी आप इस तरह के हालात ऑन ग्राउंड तो नहीं है। मतलब ये है कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप सेनेट इंस्ट्रक्शन दे सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? कौन सेनेट? नहीं, सेनेट देखिए, सेनेट भी उसी तरह एक अदारा है। सेनेट तो मैं नहीं समझता कि उसको, सेनेट तो पार्लियामेंट तो मुकम्मल बनती है नेशनल असेंबली और सेनेट के साथ। जी जी और पार्लियामेंट उस एतबार से देखें तो पार्लियामेंट का जो अदारा है वो अपनी प्रपोजल तो दे सकता है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको मान ले। अगर जब इन केस ऑफ डिस्प्यूट जो फाइनल जजमेंट है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही डिसाइड करे। फॉर एग्जांपल सेनेट ने कह दिया, जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि मैं नहीं करवा सकता, तो फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी और वही अल्टीमेटली आर्बिट्रेटेड तो सुप्रीम कोर्ट है, वो वही फैसला कर सकती है कि इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट अदारा इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइंडिंग है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। सही तो है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, वही
इस इलेक्शन को के ऊपर कोई कह, और वो वाजे कह चुकी है कि इलेक्शन हो, हर सूरत में हो इलेक्शन। तो इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेजेंस ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं समझता कि कोई अदारा जो है अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग है उस जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है हर अदारे के ऊपर, उसी तरह इलेक्शन कमीशन के ऊपर बाइंडिंग है। ठीक तो है। वो कोई रीजंस देता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ही को ये अख्तियार है कि वो अपनी जजमेंट को या ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है। अदरवाइज तो उससे इनकार मुमकिन नहीं है, कोई भी अदारा इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, बारी साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपसे पहले जानना चाहूँगा सरदार अब्दुल रहमान साहब से कि सरदार साहब ये बताइएगा, बलूचिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आती है, आप गवर्नमेंट में आते हैं, हमारी दुआएं हैं, आप भी इलेक्शन जीत जाएं, आप हिस्सा बने पार्लियामेंट का। लेकिन ये बताइएगा, बलूचिस्तान में आप डेवलपमेंट के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या डिलीवर करेंगे? 76 बरस बीत गए हैं, मगर बलूचिस्तान मेरा भी 2 दफ़ा इत्तफाक हुआ है, बड़ा दुख होता है देख के इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात, एजुकेशन के, स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ये कब बेहतर होंगे? ऐसा क्यों लगता है कि बलूचिस्तान 40-50 साल पीछे है? भरी साहब, ये एक मिस परसेप्शन बनी हुई है कि हालांकि ये जो मरकज के साथ तसादम और सरदार साहब, सरदार साहब का सिग्नल्स का इशू है जी। बारी साहब, आप क्या कहेंगे बलूचिस्तान के मामलात पे, जो वहाँ पे डेवलपमेंट के मसाइल हैं, और जब आप जाके देखते हैं कि एजुकेशन के कोई हालात कोई बेहतर नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स नहीं बनी हुई हैं, आप सिर्फ मेन शहरों में जाएं तो हालात कुछ आपको बेहतर दिखाई देते हैं, एक दो अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ भी दिखाई देंगी, लेकिन ज्यों ही आप थोड़ा सा अर्बन एरिया से बाहर निकलते हैं तो ऐसा दिखाई देता है बलूचिस्तान इज़ फार बिहाइंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। उनके साथ पिछले 75 सालों से जो सलूक किया जा रहा है, वो नहीं लगता कि हम बलोचों को समझते हैं, या बलूचिस्तान में रहने वाली जो आबादी है, चाहे वो बलोच हैं, पख्तून है या कोई और है, उन हम समझते हैं कि नहीं, बस ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड ही रहेंगे, हम अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी जहाँ जारी रखेंगे। तो हर जो गवर्नमेंट आई है माजी में, उसने या तो फौजकशी की है बलूचिस्तान पर, या वहाँ पर जो है अभी जो आपके सामने है इस्लामाबाद में बलोच औरतें आके बैठी हैं, उनके साथ बातचीत करने की बजाय हमने लाठीचार्ज और पानी के जो है वो शदीद सर्दी में पानी उनके ऊपर फेंका, टॉर्चर किया, अरेस्ट करके उनको ले गए। तो और पूरे बलूचिस्तान में हड़तालें चल रही हैं अवाम की। तो मतलब ये कि अगर आप, हम इलेक्शन के ज़माने में बैठे हैं, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान के कोई 15 अजला ऐसे हैं जहाँ 15% आबादी जो है वो रजिस्टर्ड है एज वोटर। यानी कि हमने आज तक ये भी नहीं हासिल कर सके कि हम वहाँ जैसे पाकिस्तान के इलाकों में है कि 60-65% आबादी जो है या 50% आबादी जो है वही रजिस्टर्ड हो जाए एज वोटर। हमारे इलेक्शन कमीशन ने यह भी जहमत नहीं की कि पूरा जोर लगा के लोगों को इलेक्टोरल प्रोसेस में लाया जाए, ताकि वहाँ पर एक जो अवाम का या वोटर्स का एक दबाव होता है अपने मेंबरान पर, वो बेहतर हो सके, और वो जो तरक्याती धारा है उसमें शामिल हो सके, यानी गवर्नेंस में उनका हिस्सा डाल सकें। लोकल गवर्नमेंट भी बराए नाम बलूचिस्तान में रही है जैसे बाकी पाकिस्तान में भी रहती है, लेकिन निस्बतन खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में बेहतर रही है। तो मैं ये समझता हूँ तरक्याती जो अहदाफ हैं वो भी हम पूरे नहीं कर पा रहे। वहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड एरिया जो हैं वो बलूचिस्तान के हैं। शरह खानगी अगर देख लें तो औरतों की वहाँ कई ऐसे ज़िला भी हैं जहाँ 5-10% से ऊपर नहीं है। और फिर जो वहाँ से के मादनी ज़खायर जैसे सुई गैस है या बाकी सोना निकलता है, तेल निकलता है, गैस निकलती है, मार्बल है, बेताशा, और फिर फ्रूट है, लेकिन उसका समर जो है वो बलूचिस्तान के अवाम को नहीं मिलता। ठीक तो है। मैं समझता हूँ ये पॉलिसी अब ख़त्म होनी चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों के ऊपर है, बिल्कुल। बजाय कि वो किसी और को खुश करने के चक्कर में रहें। जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं वो अपने इलाके के लोगों को खुश करें, वहाँ तरक्याती अमल को तेज़ करें, क्योंकि वो ज़्यादा अरसा ये आप दहशत गर्दी के नाम पर वहाँ पर जो रियासती जबर है उसके ज़रिए चीज़ें सही नहीं कर सकते। आप
21वीं सदी में रहते हैं, उनको कौमी धारे में लाएं, उनसे बातचीत करें और मसले हल करें। ठीक है सरदार साहब, लाइन पे मौजूद हैं आप? जी मैं लाइन पे आ गया हूँ। जी, सवाल रिपीट करूं मैं? जी बिल्कुल प्लीज। सरदार साहब, सवाल ये था कि बलूचिस्तान तरक्की कब करेगा। मेरा 2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ बलूचिस्तान जाने का। जब मैं अर्बन एरिया से बाहर निकला तो मुझे बड़ा दुख हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन का निज़ाम देख के। तो जिम्मेदारी तो सियासतदानों पे आती है। अभी बारी साहब यही बात कर रहे थे कि असल जिम्मेदारी तो उनकी है जो कि वहाँ पे इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। आर यू गोइंग टू मेक श्योर कि इस दफ़ा आप डिलीवर करेंगे? देखें बारिश साहब ने जो तबसरा किया है, पता नहीं इस्लामाबाद से हैं या कराची से बारिश साहब? पाकिस्तान से हैं सर, इस्लाम फिलहाल इस्लामाबाद में। मैं मुल्तान जी से हूँ आप वैसे। मैं मानता हूं कि आप इस्लामाबाद में बैठ के तो बहुत अच्छा तजिया और तबसरा कर सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड मैं अपने इलाके की आपको मिसाल देता हूं। मेरा डिस्ट्रिक्ट है बारखान। आप आए, जहां देखें कि हर 3-4 किलोमीटर के रेडियस में आपको प्राइमरी स्कूल मिलेगा, 6 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिडिल हम स्कूल बात मिलेगा, कर 8 से 9 बात कर किलोमीटर। रहे हैं, बलूचिस्तान मेरी की बात बात कर कंप्लीट रहे होने दे प्लीज। मैं 8 से 9 किलोमीटर के रेडियस में आपको हाई स्कूल मिलेगा, यहाँ गर्ल्स इंटर कॉलेज मिलेगा, डिग्री कॉलेज बॉयज मिलेगा, 2-3 इंटर कॉलेज बॉयज इंटर कॉलेज मिलेंगे। अच्छा, इसी तरीके से रेजिडेंशियल कॉलेज आपको मिलेगा, पार्ट ऑफ द ये क्या कहते हैं कैंपस, आपके सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी का कैंपस, इसका सॉरी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का आपको कैंपस मिलेगा। तो ये एक ऐसी जगह पे आप जाके विजिट करते हैं जहाँ पे वहाँ के दहशतगर्द, मैंने पहले कहा अर्ज किया कि वो चोरी करते हैं। वो गैस की पाइपलाइनें उड़ाना, लोगों को उठा लेना, उनको मार देना, बम ब्लास्ट करना। तो वहां पे तो लामाला हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी खुद जान की कुर्बानी दे के वहां पे कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो लोग अवाम को आगे बढ़ने नहीं दे रहे कि ये लोग तरक्की करेंगे, ये तालीम याफ्ता होंगे तो हमें कौन तस्लीम करेगा। अब वो मैं यही इसीलिए कहता हूँ कि जैसे पहले आपने कहा ना कि जी ये लेम एक्सक्यूज है कि इस वक्त जो है ना सर्दी है और दहशत। अच्छा सरदार साहब, माजरत में यहाँ पे एक फैक्ट ऐड करना चाहूँगा। आपने एजुकेशन की बात की तो वो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था अपेरेंटली कि लिटरेसी रेट बहुत बेहतर होगा। अब इस वक्त 29% है। जी, तो बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में आप देखें बहुत कम है। मेरे सामने इस टाइम फिगर्स खुली हुई हैं। जी जी मैं तो उसकी चले वजह ज़्यादा नहीं, कम से कम बराबर तो होना चाहिए। नहीं, उसकी वजह है, जी उसकी वजह ये है कि आपका बलूचिस्तान जो है 47% आपके पाकिस्तान का जो है ना रकबे के लिहाज से इतना बड़ा सूबा है, कम है। और शेड आपके एक गांव से दूसरे गांव आप किलोमीटर्स के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, जबकि पंजाब में आपकी इतनी कंजेस्टेड है कि वो जितनी एक इसकी डिस्ट्रिक्ट की पूरे वही तो डिस्ट्रिक्ट की सर हम अर्ज कर रहे हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, ट्रांसपोर्ट का मामलात बेहतर हो, तो ये सब चीज़ें जब इकट्ठी एक साथ बेहतर होंगी, इम्प्रूव होंगी, तो फिर बेहतरी आएगी उमूमी तौर पे। जी जी हम इसी चीज में लगे। अभी मैं इंटीरियर में सफर करके आ रहा हूँ, आप यकीन करें मैं आपको इनवाइट करता हूँ, बारी साहब को भी मैं इनवाइट करता हूँ कि मेरे इलाके में आए, अकेले फिरें। बिल्कुल बीइंग अ पंजाबी, जैसे एक परसेप्शन है कि जी यहाँ पे पंजाबी का जो है ना वो पता नहीं नाश्ता किया जाता है और रोस्ट किया जाता है या पता नहीं नफरत की जाती है। तो मैं अपने इलाके में, एक बलोच इलाका है मेरा, मैं इनवाइट करता हूँ पूरी आपकी टीम को और बारी साहब को कि आए, अकेले रात को 2 बजे फिरें। मैं गारंटी से कहता हूं कि कोई एक बंदा भी इनके आगे नहीं आएगा कि जी आप कौन हैं, कहां फिर रहे हैं। वन थिंग। दूसरी ये है कि आप अपनी आंखों से आके देखें कि तरक्की कैसे की जाती है रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में। क्या आपको यहाँ पे वाजे अब एक जगह आप ठीक है सरदार साहब, वक्त की कमी है। लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूँगा, क्या पैगाम है उन ताकतों के लिए, उन कुव्वतों के लिए जो कि चाहती हैं कि इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाएं, वक्त पे ना हो? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने ही होने हैं, पोस्टपोन होंगे या ये मिसाल के तौर पर अगर 2 महीने के लिए पीछे चले जाते हैं फिर भी इलेक्शन है। आज के इस वक्त जो मौसम है वो फिट है, जैसे उन्होंने आपके दूसरे सबसे किए बारी साहब इस वक्त वो दहशतगर्द या चोर हैं, वो क्योंकि सर्दियों का मौसम है, बर्फबारी हो जाती है तो वो अपने बलू में घुस के छुप जाते हैं। बिल्कुल। तो अमन अमान के हिसाब से भी और बाकी चीजों के हिसाब से भी ये फिट टाइम है कि इलेक्शन हो जाए। बहुत शुक्रिया जी सरदार अब्दुल रहमान साहब, इश्तियाक अहमद साहब और सरवर बारी साहब, आपने
अपना कीमती वक्त दिया। देखते रहिए प्रोग्राम असल बात, जहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम शामिल करेंगे पोलियो के इशू को। आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, हमला किया गया पुलिस की उस कॉन्वॉय पे जो कि पोलियो टीम को एस्कॉर्ट कर रही थी, सिक्योरिटी फराहम कर रही थी। वहाँ के मामलात हैं क्या, केपी में क्या मुश्किलात फेस करती है पोलियो की टीम, और ये जो पाकिस्तान में कैंपेन है उसका लास्ट एक हिस्सा था जो कि स्टार्ट हुआ था। और वहाँ पे हमारे जो रिलीजियस रहनुमा हैं अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर के एरिया में, पाकिस्तान के हिस्से में, वो मसाजिद में क्या ऐलान करते हैं, क्या कॉमन परसेप्शन है और इसको कैसे डील किया जाता है। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान खान साहब, पोलियो रेडिकेशन एम्बेसडर हैं और इसके अलावा डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर हैं इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर केपी के। ज़ीशान, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। मदू करने का आई एम वेरी ग्रेटफुल। ज़ीशान, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा आपके हवाले से, फर्स्ट टाइम लाइफ में आपको कैसे पता चला कि आप पोलियो के शिकार हो चुके हैं और पोलियो है क्या, और आपका रिस्पॉन्स क्या था? मुझे 17 मंथ्स के टाइम पे हुआ था, तो एज एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर, तो बचपन जो था वो मैं जब चल फिर सकता था, तो वो वाला टाइम तो मैं भूल गया हूँ। तो मैं जैसे ही होश संभाला है तो स्लोली ग्रेजुअली रियलाइज होना स्टार्ट हो गया था कि मतलब मुझे पोलियो है। एंड इनिशियली तो वो बंदा नहीं समझता, बच्चा नहीं समझता कि इज इट लाइक परमानेंट डिजीज और ये जो है टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। तो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से भी ये क्वेश्चन पूछता था कि मतलब मैं कब ठीक होऊंगा या वगैरह। तो जब ये प्रॉपरली एडolescence लाइफ में आ गया और पता चल गया कि पोलियो इज अ परमानेंट डिजीज और इसका कोई इलाज नहीं है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे तो काफ़ी डिप्रेशन और काफ़ी वो जिसे आप कह सकते हैं कि काफ़ी अफसोस हुआ था कि मतलब आई विल बी लिविंग विद दैट। ठीक है, माशाल्लाह आप फिर भी बहुत एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं और इस वक्त आप पोलियो रेडिकेशन के एम्बेसडर भी हैं, डिप्टी कोऑर्डिनेटर भी हैं इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर केपी के। आज बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, कुछ अवेयरनेस के हवाले से बात करेंगे, जो हमारी अप्रोच है, एजुकेशन का फुकदान है, उस पर भी बात करेंगे। केपी में आज 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, 5 शदीद ज़ख्मी हैं और पोलियो टीम के साथ वो सिक्योरिटी में मामूर थे। तो ये बताइएगा कि केपी में असल प्रॉब्लम है क्या, क्यों इस कदर पोलियो कैंपेन और पोलियो के ड्रॉप के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है, इस हद तक कि मसाजिद में ऐलान भी किए जाते हैं कि अगर कोई पोलियो की टीम यहाँ पे पोलियो कतरे पिलाने के लिए आई तो ज़िम्मेदार खुद से होंगे वो। देखिए, ये दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल पे अटैक हुआ है वो तो एंटी स्टेट एलिमेंट्स ने किया है, और अल्लाह ताला उन तमाम नौजवानों की शहादत अपनी दरगाह में कबूल करे। ये बहुत ही वो अफसोसनाक वाक़या था क्योंकि वो तस्लीम काम करने जा रहे थे और वो हमारे बच्चों की हिफाजत करने के लिए जा रहे थे। उनको पोलियो के जैसे ख़तरनाक मरज़ से जो है ना बचाने के लिए जा रहे थे, पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जा रहे थे। तो उस पे तो हमारी बहुत यहाँ पे हमारा ऑफिशियल स्टांस भी यही है गवर्नमेंट ऑफ केपी का भी कि अफसोस का इजहार करते हैं हम, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नसीब फरमाए। और सेकेंडली ये है कि हमारे अवाम में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम एज अ सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वो वाहिद 2 ममालिक हैं जो कि अभी तक पोलियो का शिकार हैं, और पोलियो हमारे ममालिक से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि पठानों में अब भी जो है इसको बड़ा नेगेटिवली और मिसकंसेप्शन की वजह से उसको बड़ा नेगेटिव समझा जाता है, और उनको लगता है कि शायद हमारे जो बच्चे हैं वो पोलियो के कतरे पीने से उनको कुछ होगा। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, और हमारे जो बच्चे हैं वो पोलियो ना पीने की वजह से माजूरी का शिकार हो सकते हैं, और काफ़ी उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो सकती है। ठीक है, अच्छा करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अल जज़ीरा की रिपोर्ट है और उसके मुताबिक कहा गया है कि पाक अफ़गान बॉर्डर के रीजन में जो मजहबी रहनुमा हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि पोलियो के कतरों में अल्कोहल और पोर्क इसके कुछ एलिमेंट्स पाए गए हैं।
तो इस पे क्या आप समझते हैं कि इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? आसान तरीका तो सिंपली ये है कि उसके टेस्ट कराए जाएँ और वहाँ की आवाम में उन टेस्ट को दिखाया जाए उन सबको कि ये लें जी, ये टेस्ट हैं, आप खुद से अपनी तसल्ली भी करवा लें। इंग्रीडिएंट्स की बात हो रही है पोलियो के ड्रॉप्स की। देखिए जी, 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 जी। ये जो पोलियो वैक्सीन है, ये एनआईएच से सर्टिफ़ाइड वैक्सीन है, जो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। तो वहाँ पे इसके हर बैच की टेस्टिंग होती है और वहाँ से ये सर्टिफ़ाइड वैक्सीन यहाँ पे आती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब इसमें कोई गैर मज़हबी या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसी अज्जा का इस्तेमाल किया गया होगा कि वो हमारे मज़हब में उसकी इजाज़त नहीं होगी। तो ये बिल्कुल ही एक प्रोपेगंडा है और बिल्कुल ही गलत बात है पोलियो प्रोग्राम के अगेंस्ट कि हमारी वैक्सीन में कुछ इश्यूज़ हैं। अच्छा ये तो इस है, पे लेकिन हमारे ज़ीशान आप क्या सारे समझते हैं कि बेफ़िक्र की, असल मैसेज कन्वे कैसे किया जाए? क्या तरीकाकार हमें मैं चेंज उसी की करना तरफ पड़ेगा, आ रहा हूँ। अप्रोच चेंज करनी जी, पड़ेगी? क्योंकि उनको क्या पता है जी, एनआईएच जी। क्या है, एनआईएच की वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? जो पोलियो जी, के कतरों की बिल्कुल आपकी इंपॉर्टेंस भी नहीं बात समझ पा रहे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। और मैं उसी की तरफ आ रहा था कि हमारे जितने भी मकतब फ़िक्र के उलमा किराम हैं, जो जय्यद उलमाए किराम हैं, जो बड़े उलमाए किराम हैं, उनके फ़ितावे मौजूद हैं। आप अगर देख लें तो हमारे केपी में जितने भी मकातिब फ़िक्र हैं, उन सब के उलमा के फ़ितावे और बहुत बड़े-बड़े अच्छा उलमा के ज़ीशान, फ़ितावे सॉरी टू मौजूद कट हैं यू, इसमें और किताबों मसला हमारे वही पास है कि मसले हैं। मुझे ये बताएं कि जी। वहाँ पे किताब कौन पढ़ेगा। आप क्या समझते हैं ज़ाती तौर पे, बिकॉज़ आपका ताल्लुक भी केपी से है, आपने ज़िंदगी गुजारी केपी में, आप इस बीमारी से ख़ुद गुजर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं इससे। क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि उन आबादियों तक ये मैसेज पहुँचाया जाए जहाँ पे किताब पढ़ने का रुझान नहीं है, टेलीविज़न नहीं देखा जाता, प्राइवेट चैनल्स नहीं देखे जाते, कोई और मीन नहीं है इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाने का? देखिए, हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि जहाँ से हमें रिपोर्ट मिल जाए कि फ़लानी मस्जिद में या फ़लानी इलाके में जो है ना, इसको नेगेटिवली प्रोपेगेट किया जा रहा है और वहाँ पे कुछ एंटी पोलियो एलिमेंट्स जो हैं या एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है ये वो पोलियो पे जो है कुछ बातें कर रहे हैं, तो हम लोकल जो हमारे एलईएज़ होते हैं या फिर हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान होते हैं, तो उनको हम फिर ये बता देते हैं, उनके नोटिस में ले आते हैं और वो फिर अपने लोकल वहाँ पे जो हमारा उलमा का सेटअप है, तो उनको एंगेज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम सिर्फ़ किताबों पे इक्तिफ़ा करते हैं, लोग बाकायदा उनके करीब जो मसाजिद होते हैं, उनमें ऐलानात होते हैं और जुमे के खुतबों में जो है ना, बाकायदा तौर पे ये बताया जाता है कि पोलियो की जो वैक्सीन है, वो ना सिर्फ़ हलाल है, बल्कि उलमा के वो रेफ़रेंसेस जो फ़ितावों की मैं बात कर रहा था, वो रेफ़रेंसेस उनके पास हार्ड कॉपी में भी पड़े होते हैं और वो लोगों को ग्रास रूट लेवल पे को यूसी लेवल पे फार फ्लंग एरियाज़ में उनको बाकायदा बताते भी हैं कि ये ना सिर्फ ये हलाल है बल्कि आप पे फ़र्ज़ है। ये आपका इख़्लाक़ी और माशरती फ़रीज़ा है कि आप अपने बच्चे को पोलियो से ना आप सिर्फ़ आप अपने बच्चे को महफ़ूज़ रखेंगे बल्कि आपकी वजह से किसी दूसरे का बच्चा भी जो है ना सफ़र हो सकता है। तो ये हमारी एक ऑनगोइंग एक्टिविटी होती है जिसको हमारे स्टाफ़ जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर तहसील लेवल पे, फिर यूसी लेवल पे उसको ठीक है। अच्छा कर रहे ज़ीशान, होते हैं। ये बताइएगा कि केपी में एक कॉमन परसेप्शन है क्या, वो आम तौर पे एक आम आदमी क्या समझता है कि पोलियो के कतरे अगर अपने बच्चे को पिलाए तो उसका क्या नुकसान होगा? कॉमन परसेप्शन क्या है? और देखिए 99% लोग जो हैं वो तो इसको सही समझते हैं और इसको जो है ना अपने बच्चों को कतरे भी पिलवाते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस की वजह से, कुछ ऐसे प्रोपेगेशन नेगेटिव प्रोपेगेशन की वजह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे ठीक है जी, दूर-दराज ठीक इलाकों है। में ज़ीशान रूरल बहुत आबादी शुक्रिया। में जो है ना ये थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। 6 पोलियो केसेज़ आए 2023 में और 2022 में 20 केसेज़ थे, जबकि 2021 में सिर्फ़ एक ही केस था। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से हमारा मुल्क भी एक दिन पोलियो फ्री हो जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अपना ख़्याल रखिएगा।